तो सुबह सुबह आ चुका है ये न्यूज जो सुन के आप खुश हो जाएंगे। बार्क का रिक्रूटमेंट का ओसीईएस एंड डीजीएफएस दोनों का रिक्रूटमेंट के लिए 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मतलब इंजीनियर का जो मैंने गोल्डन पीरियड बोल रहा था मैकेनिकल का, गोल्डन नहीं ये डायमंड पीरियड हो गया। थोड़ा सा अगर देख लिया जाए कि पहले इसका कट ऑफ 2024 का जो ओसीएस डीजीएफएस का था उसका स्क्रीनिंग का कट ऑफ कितना था, जो गेट का स्कोर इससे भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहले ध्यान रखे ये डीजीएफ ओसीएस एंड डीजीएफएस दोनों में गेट का स्कोर से भी सिलेक्शन होता है और इसका टेस्ट से भी होता है। इसके कारण आपको क्या है कि ये जो दिख रहा है स्कोर कि अगर आप चाहते हैं और दोनों दे सकते हैं आप, ऐसा कोई बात नहीं कि आपको बोला जाएगा एक ही में। मतलब बार्क चाहते हैं कि तुम्हें अगर दम है तो हमारा कोई तो एक क्रैक करके दिखाओ। आप बोलोगे मैंने गेट क्रैक करके दिखा। 743 आपका गेट का मैकेनिकल का कट ऑफ था। अगर गेट का स्कोर देखा जाए 743 कट ऑफ था मैकेनिकल का, और 300 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें 89 कट ऑफ था। उसके बाद इंटरव्यू में लोग 3 निकाल देता है, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा से प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसका भी गाइडेंस मैं कराता हूं। अब आता है कि केमिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसमें आप देख सकते हैं कि गेट का स्कोर से एंड आपका जो सीबीटी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसका स्कोर से मुझे तो लगता है 300 में सबसे कम मैकेनिकल का जाता है। केमिकल का देखो, मेटलर्जी का देखो, सिविल का देखो, इसका देखो, सबसे कम इसमें मैकेनिकल का जाता है। मतलब बोला सर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम था, तो इसका मैकेनिकल वाले बच्चे के लिए इससे जाता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही ज्यादा रहता है इन मैकेनिकल। इसके कारण आपका जो कट ऑफ है वो इस टाइप का रहता है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है ओसीएस, क्या होता है डीजीएफएस एंड क्यों इसमें ज्वाइन करना चाहिए और क्या हमारा देश के लिए करता है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो काम है ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरा दुनिया का कोई कंट्री अदर देन इंडिया, कोई कंट्री इसको सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि एटॉमिक रिसर्च जिससे एटॉम बम बनाया जा सकता है, जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा सकता है, ये टेक्नोलॉजी कोई किसी को देने का तैयार नहीं है। और बार्क में आज तक जितना भी लोग है दे आर सो एक्सीलेंट, सो एक्सीलेंट कि इन लोगों ने सब कुछ खुद से खुद बना लेता है। जितना भी न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, जितना भी एटम बम के लिए हमारा टेक्नोलॉजी चाहिए, सब कुछ इन लोगों के पास होता है। मतलब जो हमारा थोड़ा बहुत इज्जत बचा है दुनिया में वो एटॉमिक पावर के कारण है। और एटॉमिक पावर अगर आप नहीं होते, अभी हमारा अगर हम एटॉमिक एनर्जी का पावर हमारा नहीं होते तो हमारा जो है पता नहीं क्या ना क्या कर देता, कौन सा कंट्री क्या क्या कर लेता। तो एटॉमिक पावर का हम कैपेबल होने से, हमारा रिसर्च ये लोगों ने करने से, जो बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो हमारा जो चीज है कि आप चाहते हो कि देश के लिए काम करे, आप चाहते हो देश का तरक्की करे, आप चाहते हो देश का इज्जत बना रहे, तो इसमें आप ज्वाइन करें। क्योंकि दिस इज नॉट ओनली फॉर नौकरी, इसको मैं सिर्फ नौकरी नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारा देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत भी इथू सा भी है तो भी हमारा जो दुनिया में, जो दुनिया का जो बाकी कंट्रियां आंख दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास भी एटम बम है। ठीक है, तेल निकालने का अगर आ जाए तो हमारे पास भी एटम बम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आज तक जो करके दिखा दिया, जो कुछ भी रिएक्टर चाहिए, चाहे जितना भी रिएक्टर चाहिए, जितना भी पावर प्लांट का रिएक्टर जरूरत पड़ता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो सारे बना देता है। ठीक है, आप अगर इसका वेबसाइट में देखोगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल का रिसर्च चाहिए उसमें आप भागीदार होंगे। मतलब यू शुड बी प्राउड एनफ कि प्राउड, मतलब ये आपका जैसे लोग इसमें जंग लड़ रहा है इन द बॉर्डर, आप भी जंग लड़ रहे हो इन दिस। तो मतलब ये जो चीज है ऐसे कोई छोटा मोटा नौकरी इसको कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये नौकरी तो है, आपको सब कुछ मिलता है, सब कुछ फैसिलिटी मिलता है, अलग बात है। लेकिन दुनिया में, मतलब आपका इंडिया में जो आपका जो वैल्यू है, आपका जो कंट्री के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आप बहुत बड़ा भागीदार, बहुत बड़ा जिम्मेदारी बार्क निभाता है, उसका आप पार्ट बनेंगे। तो इसलिए मैं इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूं। और ये सब मुझे पता नहीं था, मुझे लगा एक नौकरी है, तो मेरा सबसे पहला जिंदगी में सबसे पहला सिलेक्शन बार्क में हुआ था।
और उसके बाद मैंने एनटीपीसी ज्वाइन कर लिया। हाँ, एनटीपीसी भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, लोगों को दे रहा है, अलग बात है, बट इसका जो स्ट्रेटेजिक चीज है तो वो अलग ही है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो कहीं भी, चाहे सरकारी किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन हो जाए, तो बार्क में अगर सिलेक्शन हो जाता है उसमें ज्वाइन करें। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस। आप चलते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोल रहा है। एक्चुअली हर बच्चे का दिमाग में यही डाउट रहता है कि सर ये जो ओसीईएस है एंड डीजीएफएस है, इसमें डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही लोचा वाला विषय है। पहले तो मैं बता दिया कि आप गेट एग्जाम एंड टेस्ट दोनों दो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका गेट ही देना है, आप ये नहीं कहूंगा सिर्फ आपको एग्जाम मतलब सिर्फ एग्जाम इसका देना है, दोनों ही देना है। जो बेस्ट होगा ये यूज करेगा। अगर आपने गेट से क्वालिफाई कर गए तो आपका सीबीटी कंसीडर नहीं करेगा, अगर सीबीटी से क्वालिफाई कर गए तो आपका गेट से कंसीडर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपको दोनों अपॉर्चुनिटी दे जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक टैलेंट का जरूरत है ना, देश में जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग है इसका जरूरत है यहाँ पे। इसके कारण भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो आपका है ट्रेनिंग स्कूल इनवाइट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स। एक्चुअली इंजीनियरिंग का जैसे हमारा बीटेक करने से ही हो जाता है यहाँ पे सिलेक्शन, बट जो साइंस का होता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट माने एमएससी होने के बाद ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो जो भी बंदा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता है तो बहुत ही ज्यादा तोप होता है। ठीक है, एक ये जो सबसे पहले बात को समझना है कि क्या हमारा डिफरेंस है। पहले मैं इसका बात कर रहा हूं क्या डिफरेंस है। देखो, जो ओसीईएस होता है, ठीक है, जो आपका ओरिएंटेशन कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ये होता है 1 साल का। कितना होता है? 1 साल का। और ये 1 साल का ट्रेनिंग जो देगा ये भाभा एटॉमिक सेंटर में ही होगा, इसका ट्रेनिंग स्कूल में होगा। मतलब तुमको जैसे अगर ओसीईएस में जाना है तो मैं सजेस्ट करता हूं बच्चे को ओसीईएस में जाने का। मतलब क्यों? क्योंकि आप 1 साल का ट्रेनिंग होगा और 1 साल का ट्रेनिंग के बाद डायरेक्टली आपका कहाँ कहाँ होगा ना, आपको हो जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल सेंटर आपका IGCR कलापक्कम है, राजा रामन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड इसके बाद देख सकता है सारे ये सब जगह में हो जाएगा आपका पोस्टिंग। तो इतना लोकेशन है जहां पे आपका पोस्टिंग मिल सकता है। जनरली बनने का पूर्ण मुंबई में ज्यादा सीट रहता है तो वहां पे ज्यादा पोस्टिंग होता है। ठीक है, अब होता है दिस यूनिट्स ऑफ देयर हेड ऑफिस एंड देयर इंडिकेटेड लोकेशन प्लेसमेंट कैन बी हेड ऑफिस और इन देयर फैसिलिटीज, जहां भी हो सकता है वो प्लेसमेंट होता है। अब जाके होता है कि सर दूसरा वाला क्या है, फिर डीजीएफएस फिर क्या है ना, डीजीएफएस होता है 2 ईयर डी ग्रेजुएट फेलोशिप प्रोग्राम। अब बात को समझो, डीजीएफएस बेसिकली इसमें फेलोशिप प्रोग्राम है। फेलोशिप प्रोग्राम के लिए आपका एक बहुत जरूरी है कि इसमें गेट में आपको ऐसा स्कोर होना चाहिए, एंड उसके बाद इसका जो अंडरटेकन कॉलेजेस है, जो आपका IIT है, NIT है, उसमें आपको आपका मतलब सिलेक्शन होना चाहिए एमटेक के लिए। सारे पैसा, सारे जरूरत, सब कुछ ये लोग देंगे, लेकिन मेन होता है कि तुम्हारा एडमिशन होना चाहिए। तो पहले बोलता है कि तुमने अच्छा ये चीज किया क्यों गया। जैसे डीजीएफएस जो है, डीजीएफएस किया क्यों गया, बहुत सारे बच्चे एमटेक में एडमिशन ले लेते थे, आधा एमटेक हो चुका है, जब तक बार का ये आया ज्वाइनिंग आया है तब तक उसका आधा एमटेक हो चुका है, सब आधा एमटेक छोड़ के आ जाते थे। तो बोले ये तो ठीक नहीं है ना कि भाई आधा एमटेक हो चुका है उसके बाद बंदा हमारे पास आ जा रहा है। तो इन लोगों ने बोला ठीक है कि तुम अगर एमटेक करने चले गए और एमटेक में आपको अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा जो है इंस्टीट्यूट मिल गया, IIT मिल गया, आपका NIT मिल गया, टॉप IIT टॉप NIT में होता है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली उसको स्पॉन्सर कर दे। तो कैंडिडेट को तब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्पॉन्सर कर देता है IIT को। ठीक है, मतलब आपका एडमिशन पहले से ही था, पहले से एडमिशन था और आपको स्पॉन्सर कर देगा। जैसे ही स्पॉन्सर कर देगा तो तुम्हारा सारे एक्सपेंडिचर सब कुछ आपका वहां से मिल जाता है, एंड उसके बाद और भी एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है। तो सारे मिला के आपको क्या होता है कि जो एमटेक कर रहे थे आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। फिर एमटेक करने के बाद 4 मंथ का ये लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको कि भाभा के बारे में सारे समझाएंगे कि क्या होता है नहीं होता है, उसका ट्रेनिंग 4 मंथ का होता है। तो जैसे 2026 में अगर आपने एमटेक करने जा रहा है तो 2028 में ही आप जाके बार्क में पहुंचेंगे, ये भी ध्यान रखें। जो आपका डीजीएफएस होता है, अच्छा डीजीएफएस सबको मिलेगा भी नहीं,
DGFS उसी को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट होता है। तो मैंने इसलिए सबको सजेस्ट करता हूं कि OCES के लिए आप प्रेफर करो, OCES ही बेस्ट है, क्योंकि वहां पे पैसा भी ज़्यादा मिलेगा और 1 साल का ट्रेनिंग होने के बाद आपको प्लेसमेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो अच्छा है। और इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में जाके, इन फ्यूचर, क्योंकि आपका एमटेक है और वो वाला बीटेक है, OCS वाले बीटेक रहता है और यहाँ पे एमटेक आप करके आते हो, इसके कारण आपको बहुत सारे और जो प्लेसेस है, मतलब जो और अच्छा पोस्ट है उसमें मिलने का उम्मीद है। ऑब्वियसली आपका परफॉर्मेंस में डिपेंड करेगा, बट एक डिग्री आपका हमेशा एज देता रहेगा। इसलिए DGFS जो है वही बच्चे को मिलता है जो गेट के थ्रू, गेट में अच्छा जो परफॉर्म किया। स्टाइफेंड एंड अलाउंस के बारे में पूरा क्लियर करके बोल दिया। देखो OCS का जो 1 साल का स्टाइफेंड है, क्योंकि ये पहला साल आपका स्टाइफेंड का 74,000 रुपीज पर मंथ ये स्टाइफेंड रहेगा। उसके बाद जैसे आपका ये हो जाएगा तो आपका 56,100 जो बेसिक पे लेवल है उसमें बोलता है इसको इंटू 2 कर दो, क्योंकि आपका अभी 7 पे कमीशन से अभी 8 पे कमीशन आया नहीं। 7 पे कमीशन से 8 पे कमीशन आ जाना चाहिए था, अभी तक बहुत दिन हो गया, 2007 में शायद हुआ था। उससे अभी कितना साल हो गया, अभी तक पे रिविजन नहीं हुआ, उसके चक्कर में सारे ये डबल के आसपास हो चुका है, इंक्लूडिंग DA। तो मतलब आप मान सकता है कि DA चारे सारे मिला के 1 लाख के ऊपर तो आपको मिलेगा। इन लोगों ने कुछ लिखा था कहीं पे कि 15-16 लाख का पैकेज है, मतलब अगर कंपनी के तरह सोचा जाए तो 15-16 लाख पर एनम का पैकेज बैठ रहा है, सारे अलाउंस मिला के जब बता रहा है 15-16 लाख का पैकेज मिल रहा है, ठीक है। तो जो DGFS मिनिमम एज लिमिट, आपका सारे एज लिमिट भी आपको पता ही है कि आपका जनरल कैटेगरी में 26 ईयर्स होता है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए आपका होता है 29 ईयर्स एंड SC 31 ईयर्स, डिपेंड्स ऑन दोस हु, आपका ये सब सारे कहानी है। ये आपको सिर्फ मतलब 26 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट एज ऑन द, ये आपका 18 ईयर्स एज लिमिट मिनिमम आपका जो होना चाहिए, दैट इज मिनिमम 18 ईयर्स। 18 से आपका 18 सबका लोअर है, और उसके बाद अपर एज लिमिट आपका 26 है। तो इसमें एक थोड़ा सा कुछ बच्चे दुखी हो जाएंगे कि जो देखो बार के ऐसे होता है कि भाई तुम रगड़ रगड़ के कहीं पे ये कर रहे हो, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो ये दिक्कत है, ये 26 ईयर्स पार क्यों हो जा रहा है, दैट इज ड्यू टू फॉलोइंग रॉन्ग टीचर्स। आपने जब फर्स्ट ईयर से कॉलेज में घुसे थे तब आपका उम्र कितना था, 18 साल, 19 साल, 20 साल। अगर 20 भी है तो मतलब 18 से घुसा नहीं तो 20 से भी घुसा तो 24 तक तो आपका 3rd ईयर 4th ईयर हो जाता है। इसका मतलब 24 तक हो जाता है, उसके बाद भी 2 साल मिल रहा है। कुछ बच्चे क्या करता है कि पढ़ूंगा नहीं करके 3rd ईयर 4th तक आता है, उसके बाद गलत टीचर के अंडर में चला जाता है। फिर वो लोग क्या करता है ना, कोचिंग में ऐसा रूल है कि कोचिंग जो सीरियसली करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको सुना देता हूँ, आपको कुछ बच्चे को डाउट होगा इसमें कि ऐसा भी होता है क्या। कोचिंग जो सीरियसली करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। इसी चीज से दुखी होके मैंने IAS जैसा, रेलवे जैसा पोस्ट छोड़ के मैंने अभी कोचिंग में आया हूँ कि मैं ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो मेरे से पढ़ लो, चाहे कॉलेज में हो चाहे कहीं पे हो, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ये जो बता रहा है कि जैसे ये बाकी कोचिंग का है, दैट इज नॉट फॉर मी। बाकी जितना भी कोचिंग है, जितना भी कोचिंग का टीचर होता है, उसमें हमारा पेरेंट्स को क्या लगता है, हमने अच्छा कोचिंग में भेज दिया, और कोचिंग का टीचर क्या कर रहा है ना, वो लोग। तो ये चीज हमने पहले ऑब्जर्व किया कि हर में जितना भी कोचिंग है सारे का टीचर का यही स्टैंडर्ड है। उसके चक्कर में मैंने खुद का शुरू किया, एंड मेरा स्टडी मटेरियल, इसका नाम स्टूडेंट ने बोलता है दीन ई इलाही, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग, उसमें कुछ भी कमी नहीं रखता हूँ। एंड उसी के लिए आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में जो क्या एक्चुअल में क्या कहता है, एक्चुअल में क्या कहता है जो बाकी टीचर हैं वो कहना क्या चाहता है। एक बार देख लो, देख के आपको समझ में आ जाएगा। सिलेक्शन नहीं, 70 से 80% बच्चा वो होता है जो रोज क्लास आता है और घर पे 3 से 4 घंटे पढ़ता है, 50 से 80 सवाल करता है रोज। मैक्सिमम बच्चा ही होता है। क्या सिलेक्ट होगा? क्या बच्चा नालायक था? ईमानदार बच्चा था, रोज क्लास आता है, 3-4-5 घंटे घर पे पढ़ता है, ईमानदार से पढ़ता है, 40-50 सवाल करता है। इसे लगता है मैं मेहनती, सिलेक्ट नहीं होगा, पर ये इसे दुख होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो गलत टीचर को फॉलो करने से आपका यही हाल होता है, उसके कारण उम्र बढ़ जाता है। जिसका भी उम्र बढ़ चुका है
जिसका भी 26 पार हो चुका है उसका एक ही कारण से होगा, वो मेरे पास आया नहीं टाइमली। अगर मेरा क्लास अटेंड करना, एक क्लास भी अटेंड करना शुरू कर देता, उसको दिख जाता कि ऐसा भी पढ़ा जा सकता है, सिर्फ कोचिंग करने से ही, सिर्फ क्लास करने से ही सब कुछ यहां से मिल सकता है। मेरा क्लास में, जैसे मेरा कोई क्लास होता है, उसमें अगर आप अटेंड किया, कोई भी एक क्लास भी अटेंड करेंगे, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। जैसे मैं छोटा सा कोई दिखा रहा हूं, जैसे मैथमेटिक्स, सबको तो समझ में आ जाएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो सबको समझ में आएगा नहीं अभी। जैसे आपका सिंपली मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जो बाकी टीचर से आप पढ़ोगे, वो लोगों ने 2-4 थ्योरी चटा के आपको छोड़ देगा, तुम जाओ, ठीक है। 2-4 थ्योरी चटा दिया था, चटा के छोड़ दिया, उससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आता पता कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे थ्योरी सिर्फ थोड़ा बहुत करा के छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने देखो कि ये आपका 3285 स्लाइड का है। एक स्लाइड मतलब होता है, हम यहाँ पे जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन में स्लाइड में पढ़ाते हैं। अगर एक इसको हमने देखा कि जब प्रिंट कराता हूँ बुक फॉर्म में, तो 10 स्लाइड में एक पेज बनता है। इसका मतलब ये हमारा 330 पेज के आसपास एक मटेरियल है, दैट कंटेंट्स एवरीथिंग। थ्योरी भी है, कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, एप्लीकेशन भी, सब कुछ है। आपको मैथमेटिक्स अगर पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैसे? जैसे आप देखो कि ये हमारे यहाँ से शुरू किया कि देखो एक कौन सा एग्जाम का है, पहले इसका थ्योरी पढ़ा दिया गया। थ्योरी पढ़ाने के बाद बोला गेट 2008 इलेक्ट्रिकल में है। इसके बाद कौन सा पढ़ा दिया गया, गेट 2014 मैकेनिकल में है। इसके बाद कौन सा है, गेट 2017 इलेक्ट्रिकल का है। इसमें एक पहले कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से जो जो क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया, उस कॉन्सेप्ट से ऐसे जो जहाँ पे लिखा नहीं है, ये हमारा सिलेक्टेड, मतलब मेरा खुद का दिया हुआ क्वेश्चन है। जो जिसमें गेट नहीं लिखा है वो हमारा खुद का दिया हुआ है। ऐसे गेट नहीं लिखा है, मतलब खुद का मैंने ऐड किया हूँ। जैसे अभी आपका ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एनालिटी, ये सब कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट होने के बाद इस तरह से आपका क्वेश्चन दे दिया गया। अब बोला सर एक पहला वाला तो हमने दिया ऐसे मेरे से सिलेक्टेड, दूसरा हो गया 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, ठीक है। ये कब आया था, 2024 आपका सिविल में आया था। ये किस में आया था, प्रॉपर्टीज ऑफ आइजन वेक्टर, प्रॉपर्टी सारा पढ़ा दिया गया। पढ़ाने के बाद ऐसे सारे कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आज तक इस धरती में जो क्वेश्चन आए हैं 2015 इलेक्ट्रिकल में, कब से, ये 15 ना देखो, 94 से, 1994 से जितना क्वेश्चन है, ये 2023 आपका किस में आया था, सिविल में आया था। ये किस में आया था, कि जैसे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन बीच में मिलता है तो दैट इज माय सिलेक्टेड क्वेश्चन, कि भाई जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का अभी तक क्वेश्चन गेट में नहीं आया। 2016 इलेक्ट्रिकल में आया था। इसके बाद क्या है, 2022 एक सी में आया था, ठीक है। 2017 सिविल में आया था। इसके बाद आपका जैसे डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब आप देखो कि जैसे दुनिया भर का जितना क्वेश्चन है सारे, क्या एक सिर्फ मैथमेटिक्स का है, नहीं, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 17 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, 17 सब्जेक्ट का मैंने इस तरह से बना के रखा हूं। तो जो बंदा मैकेनिकल से बार का एग्जाम देने जाना चाहते हो, और जो बाकी ब्रांच का है, मैथमेटिक्स तो मेरे से कर लो, एप्टीट्यूड वहां पे नहीं आता है, मैथमेटिक्स आता है। ये मैथमेटिक्स का जो फाइल मैं दिखा रहा था दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरे से डायरेक्टली कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ले सकता है, क्योंकि वो सारे ब्रांच का एक साथ मैंने कराता हूँ। आप होता है मैकेनिकल का, मैकेनिकल का देखो प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एचएमटी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एटीडी, ये सारे गेट का है। ये रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स आपका गेट में नहीं है, ठीक है। एक रिन्यूएबल करके और सब्जेक्ट होगा, वो मैं पढ़ाऊंगा इस बार। तो टोटल मिला के हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 2 सब्जेक्ट है और रिन्यूएबल है वो गेट में नहीं है। गेट में 15 सब्जेक्ट होता है, टोटल 18 मैकेनिकल को पढ़ना पड़ता है। आप जैसे आपने बोला सर मुझे जैसे पढ़ना है वाइब्रेशन, जस्ट आपने वाइब्रेशन में क्लिक करो तो आपको पहुंच गया वाइब्रेशन। आप वाइब्रेशन का क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है ना, उस आपका हर लेक्चर में लिखा रहता है। ये दुनिया में आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा कि एक सीट में सब क्लास, पूरा मैकेनिकल एक सीट में है, पूरा मैकेनिकल एक सीट में, गेट, आईएएस, आप जो एग्जाम देना चाहता सारा एग्जाम के लिए सब एक साथ एक स्लाइड में मिल गया। एंड वो भी उस लेक्चर में क्या पढ़ाया गया वो लिख लिख के दिया गया, हर सब्जेक्ट का हर लेक्चर का इस तरह से बना के दिया गया। क्यों दिया गया, फर्स्ट ईयर से बच्चे फॉलो करें। फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड पढ़े, सेकेंड ईयर में जाके जो सब्जेक्ट है वो पढ़े। क्या सब्जेक्ट पूरा पढ़े, नहीं, जो कॉलेज में है उतना ही पढ़े,
थर्ड ईयर में जाके जो कॉलेज में नहीं पढ़े, फोर्थ ईयर में जाके सारा रिवीजन करे एंड टेस्ट दे, तो क्या तुम्हारा एज 26 पार हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तुमने क्या कि कैसे 26 पार किया? इधर तो तुमने पहले से ठीक से पढ़ा नहीं था। दूसरा एक तरीका होता है, एवड़ा बड़ा टीचर के अंडर में चले गए, वो बोलेगा PIQ तुमको खुद से करना है, ये करना है, और उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। फिर जाके आपका रगड़ते 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 साल पार हो गया, ईयर पार हो गया, एज पार हो गया, और जब उम्र पार हो गया तो फिर जाके आपने गए, और जब उम्र पार हो जाता है उसके बाद करके क्या फायदा? क्योंकि तुमको जो अच्छा प्लेसमेंट है वो तो मिलेगा नहीं, ठीक है, जैसे भाभा में तो मिलेगा ही नहीं। अब होता है कि सर ये जो आपने दिखा दिया है कि तो पूरा एक बार पढ़ लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता चुका हूं, एंड सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने बता दिया कि एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट आप दे देना। और ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गेट का जो टेस्ट गेट है, गेट का स्कोर मतलब जो आपका कंसिडरेशन होगा गेट से भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट से भी होगा, तो आपने दोनों का जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उससे आपको लिया जाएगा। क्लियर हुआ विषय? तो आपने दोनों दे, मैं बोलूंगा गेट तो आप दे ही रहो, गेट के साथ साथ आप ये जो ऑनलाइन इसका टेस्ट है वो भी दे दे, सो दैट आपका जो बेस्ट आपका आएगा। अगर गेट में अच्छा हो गया तो गेट के थ्रू आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, अगर आपका ये रिटन टेस्ट अच्छा हो गया तो उसका उससे अच्छा हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन में होता है, और गेट का जो स्टैंडर्ड है एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड होता है, जो गेट का क्वेश्चन आता है उसका एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड होता है। बोला सर फिर अलग से क्यों लेता है जब गेट का सेम स्टैंडर्ड है? क्योंकि गेट के दिन में आपका मान लो कि दिमाग ठीक नहीं चला, आप बीमार थे, कुछ भी तो हो सकता है ना, इसलिए अपॉर्चुनिटी बना के रखा है। फिर गेट का दिन आपका दिमाग ढंग से काम नहीं किया, आपका नींद नहीं हुआ, आपका जो है थक गए थे, कुछ तो कारण से बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। तो इसलिए बोलता है कि गेट में अगर उस बच्चे का परफॉर्मेंस खराब हो गया और सही वो बच्चा कैंडिडेट सही है, तो उसको हम एक दूसरा मौका देता है इसके थ्रू। तो इसके कारण बहुत सारे बच्चे क्या करता है कि अच्छा से पढ़ाई करके गेट का एग्जाम के बाद, ये एग्जाम होगा मार्च का मिडिल में, पूरा 1 मंथ टाइम मिलता है। अगर आपने गेट में कोई भी गलती किया, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो आप डायरेक्टली इसके बाद चले जा सकते हैं, डायरेक्टली इसके बाद कि भाई मेरा गेट में अच्छा नहीं हुआ तो मैंने उसके बाद चला जाऊंगा कि इसमें इसका 1 मंथ का अच्छा प्रिपरेशन कर लूंगा, और करके बहुत सारे बच्चे एक क्वालिफाई कर चुका है। जो डेट है मैं सबसे पहले बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, जो देख लो। ऑनलाइन में एप्लीकेशन पोर्टल खोलेगा 22 दिसंबर को, अभी तक खुला नहीं, ये टेंटेटिव है, वो भी 22 से 23 भी हो सकता है, बट जनरली होता नहीं है, 22 मान के चले। लास्ट डेट है 21 जनवरी 2000, तो आपका 21 जनवरी 1 मंथ का टाइम है, उसके अंदर आप फॉर्म भरे। करेक्शन विंडो भी खोल के रखेगा कि अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आपका इतना से इसके बीच में हो सकता है, मतलब 14 फरवरी, मतलब आपका जो गेट एग्जाम हमारा लास्ट डे है उसके अंदर में आप करेक्शन कर सकता है। ऑनलाइन वेन्यू 15 फरवरी से 20 फरवरी को देगा, क्योंकि आप जब तक करेक्शन कर लेंगे मुझे गेट अच्छा हो गया मैं नहीं दूंगा, 14 फरवरी को आपका गेट हो जाएगा, फिर आपने नहीं दूंगा, बाकी तो 7 फरवरी में हो जाएगा बच्चे का। तो जिसका जैसे एग्जाम हो जाएगा कि अगर आपने देखा कि मुझे एग्जाम देने का जरूरत नहीं, मैं तो गेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली उसको हम हटा सकते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट मैं नहीं दूंगा। उसके कारण 15 से 20 के बीच में आपका ऑनलाइन का एग्जाम का वेन्यू भेजेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा 14 एंड 15 मार्च, आपका अलग अलग ब्रांच का अलग अलग दिन में होता है, ठीक है। अब आपका जो कैंडिडेट का अपलोड करना है 26 से 24 अप्रैल के बीच में, आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है आपका अपलोड करना पड़ेगा इन द पोर्टल, ठीक है। इसमें अगर स्कोर कार्ड नहीं आया तो लेट हो जाता है, पिछले साल हुआ था ऐसे, तो ये लोग फिर कंसिडर कर लेगा। बट ये गेट का स्कोर कार्ड अगर आपके पास आ गया, तुरंत सबसे पहले आप इसमें अपलोड कर देना गेट का स्कोर कार्ड। डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द इंटरव्यू फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल में आ जाएगा 22nd वीक ऑफ द अप्रैल। फिर होगा पर्सनल इंटरव्यू। और मैंने क्या किया कि जितना इंटरव्यू का स्टूडेंट है आज तक जो ने इंटरव्यू दिया है, उसके लिए मैंने कर दिया एक जुगाड़ कि भाई तुम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है, मेरे पास इंटरव्यू का कोई भी इंटरव्यू होता है, ऐसा कोई बात नहीं कि आपका सिर्फ बार का मैं बता रहा हूं, कोई भी इंटरव्यू होता है। जैसे आपका इंटरव्यू आपका किसका है, इंटरव्यू गाइडेंस फॉर जनरल, इसका सबके लिए वाला पहला फाइल है। सिविल सर्विस का इंटरव्यू, इंजीनियर सर्विस का इंटरव्यू, यूपीपीएससी का बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जब आप खोलेंगे ऐसे मिलेगा बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ये सब जो चीज है कि एक को किसका है, जो इससे पहले बंदा ने पढ़ा ये किया है, इससे पहले बंदा ने, आप देखो कि पहले ही आपका 80 पेज का तो ऐसे इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा। तो मतलब पहले आप गेट का एग्जाम अच्छा से दे,
इसका ऑनलाइन टेस्ट अच्छा से दे, उसके बाद मेरे से इंटरव्यू गाइडेंस का मटेरियल ले। इंटरव्यू गाइडेंस का मटेरियल लेने के बाद आपको मिल जाएगा कंप्लीट गाइडेंस, मतलब शुरू से, आज से मैंने आपको गाइड कर रहा हूं गेट का, उसके बाद गाइड कर रहा हूं यूपीएस का ऑनलाइन टेस्ट का, उसके बाद आपका इंटरव्यू का, मतलब जब तक आपका पूरा प्रोसेस खत्म नहीं होता है तब तक मैं साथ हूं, ठीक है। तो सबसे पहला विषय है, ये बात ध्यान रखें कि अन एकेडमी में अभी चल रहा है बर्थडे। बोला सर इससे हमें क्या लेना देना है? इससे लेना देना है कि डबल एक्सटेंशन मिल रहा है, तो ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करो। जो मैं गाइड करूंगा तो उसके लिए कुछ तो चाहिए। अब उस कुछ का मतलब होता है कि ये जो मेरा स्प्रेडशीट आपको दिखा रहा था 17 सब्जेक्ट का, वो आपको मिल जाएगा जैसे अपने हिसाब से ना, तुरंत। मतलब आपको इसके लिए कि कोई 2 दिन रोकना है, 4 दिन रोकना है, तुरंत आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए जो एक क्यूआर कोड जो मैं दिखाया उसको स्कैन करेंगे तो देखो 18 मंथ में 18 मंथ फ्री है, ठीक है। 18 मंथ में 18 मंथ फ्री है, उसमें इतना पैसा में मिल रहा है। आपका 22 मंथ में 12 मंथ में 12 मंथ फ्री है, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री है, एंड उसके बाद ऑल प्लान्स भी देख लो। 6 मंथ में आपका 6 मंथ फ्री है, 1 मंथ में कोई फ्री नहीं है। खुश रहो, मेरा कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा उस क्यूआर कोड से। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो आपको आइकॉनिक लेना चाहिए, तब जाके उसमें भी 18 मंथ में 18 मंथ फ्री है, 12 मंथ में 12 मंथ फ्री है, 9 मंथ में 9 मंथ फ्री है, 6 मंथ में 6 मंथ फ्री है। तो ऐसे आपका इसका 1 मंथ का नहीं है। तो आइकॉनिक का 1 मंथ का लेके करोगे, उसके लिए आपका प्रिंटेड मटेरियल देना पड़ता है, उसके लिए आपको ये देना पड़ता है, मतलब मेंटर देना पड़ता है। तो मेंटर आप देंगे तो मिनिमम तो 6 मंथ का लें, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका पैसा ज्यादा है। पढ़ाई दोनों का सेम है। जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा एक्सेस ऑफ दिस ऑल वीडियो, ऑल लेक्चर खुल जाएगा। आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो क्लास आपको करना है यहां से आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज पॉसिबल, फिजिबल, तो यू कैन ज्वाइन दिस। पूरा के पूरा एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और उसमें ज्वाइन कर लेना है। अगर बार के लिए चाहिए तो आपको मार्च 15 तक आपको चाहिए ना, मार्च 15 तक, तो आपका 6 मंथ का कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। अगर 6 मंथ का कोर्स लेंगे तो 12 मंथ का हो जाएगा, तो मेरा बार्क भी हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी कोई भी एग्जाम आएगा उसका भी गाइडेंस मैं आपके साथ साथ करा दूंगा। तो इस तरह से मिल जाएगा। तो आपका एसके मंडल्स जो है ये है, एक क्यूआर कोड है जो मैंने दिखा रहा था आपका स्प्रेडशीट, जो जिसमें आपका 17 सब्जेक्ट है उसके लिए। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, जो सबसे पहले मैं बता रहा था कि ये व्हाट्सएप नंबर सर्च करें एंड ये व्हाट्सएप नंबर सेव करें। इस नंबर में मैसेज भेजो। क्या भेजना है कि मुझे बार्क का इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू का भेजना। मुझे बार्क का टेस्ट देना है, टेस्ट का भेजना। अभी गेट देना है, गेट का भेजना। सब कुछ आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मटेरियल इज फ्री। जो मेरा लेक्चर है वो पैसा लगता है। दूसरा होता है कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जो अभी तक है, उसको मैं पर्सनल मेरा इसके अंडर में, मतलब सुपर 30 बैच में मेरा जो जैसे अनअकैडमी का एक होता है मेंटर, मैं खुद मेंटर होता हूं, बट ज्यादा स्टूडेंट का नहीं, 30 स्टूडेंट का। तो इसके लिए ये 30 सुपर 30 बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर से ज्वाइन करना है। मुझे इसमें मैसेज भेजना है। अगर आपको मैं मतलब चेक करूंगा कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं सीट, उस हिसाब से मिलेगा। ऐसे तो क्यूआर कोड से आप ज्वाइन कर लोगे, मैं गाइड करने लग जाऊंगा, लेकिन वो होता है जनरल गाइडेंस, एक होता है पर्सनल गाइडेंस। मेरा पर्सनल नंबर भी मिलेगा, ये तो जनरल नंबर है, ऐसे पर्सनल नंबर भी मिलेगा। पर्सनल नंबर उसी को मिलता है जो इस बैच में ज्वाइन करता है, बट ये सुपर 30 गेट आइकॉनिक प्रो नाम से आता है। तो ये वाला जो नंबर है ये आप ध्यान से देखें। एक होता है टेलीग्राम चैनल, इसमें ज्वाइन कर ले, क्योंकि हर दिन आज भी आ चुका होगा क्विज, तो दिन में 2-2 क्विज आता है। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर तो पूरा ना सारा क्विज आपको दिख जाएगा। तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिवीजन हो जाता है थ्रू दिस क्विज। जो आपका प्रतिष्ठा, जो आपका बोला था प्रतिष्ठा बैच है, जो प्रतिष्ठा बैच है इसमें रनिंग आउट, आपका जो ये वाला क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हैं। स्टार्टर किट मिल जाएगा। आपका गेट पीवाई की होता है। यूपीपीएससी का लेक्चरर का अभी ना पोस्ट है, उसके लिए आपका इतना पैसा में मिल रहा है। आपका गेस्ट टेस्ट सीरीज हो चुका है। द्रोणाचार्य बैच है, जो अब मैं बता रहा था 2027 के लिए जो पढ़ना चाहता है उसके लिए है। थर्ड ईयर का बच्चे, फोर्थ ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन करें। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का बच्चे इसमें ज्वाइन करें। थर्ड ईयर का इच्छा है कि आप अगर ज़्यादा पहले से पढ़ाई कर चुके हैं तो तब जाके आप इसमें ज्वाइन करना, और नहीं तो अगर कम पढ़ाई कर चुके हैं इसमें ज्वाइन करना। ज़्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। कंप्लीट मतलब कंप्लीट गाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भाई मैं फिर किस लिए हूँ? आईएएस छोड़ के यहाँ पर घास काटने थोड़ी आए हैं। ये हमारा BLN सेल का बैच चल रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकता है। मतलब जो भी PSU का बैच आता है उसमें भी ज्वाइन करता रहता है। ये अनअकैडमी का खुद का ये है।
एंड दिस इज आइकॉनिक। तो आइकॉनिक जो होता है उसमें आपको बोलता है ना मेंटरशिप मिलता है, तो यू कैन बुक द मेंटर एंड एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज बेस्ड इंटरेस्ट। एंड ये हमारा रिजल्ट है, ये मेरा ऑफलाइन क्लास का फोटो है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, आप घर में बैठ के आपको मैं गाइड कर पा रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू अनअकैडमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा हाल होता था। ऐसे छोटा सा एक चेयर में हम 7-7 8-8 घंटे बच्चे को बैठा देते थे पढ़ने के लिए, उसके बाद खोपचे में जाके रहना पड़ता था। ठीक है, मतलब गुफा से भी खराब हाल जो है जहाँ पे, वहाँ पे रहना पड़ता था। तब 1 लाख रुपया फी देना पड़ता था, अभी तो कितना है 10-12 हज़ार रुपये में हो जा रहा है। तो ये सब सारे हुआ है ड्यू टू द ऑनलाइन रिवोल्यूशन बाय द अनअकैडमी। तो इसलिए आप ज्वाइन करें एंड सोचना नहीं है, जितना टाइम बर्बाद करेंगे फिर आपका एज पार हो जाएगा। फिर एज पार होने के बाद आप बोलोगे सर मैं करके क्या करूं। तो इसलिए फर्स्ट ईयर से घुस जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर से आपको मैं गाइड करने लग जाऊंगा, सो दैट आप जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक जब जाते हैं कॉलेज में अच्छा परफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि अच्छा से पढ़ाई तो हम करा दे रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वही पढ़ना है जो कॉलेज में है, कॉलेज में है। फिर ऐसे करते करते जब फोर्थ ईयर तक चले जाएंगे, फोर्थ ईयर में से रिवीजन करें और टेस्ट दे, फिर आप जो गेट है अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, आपका कैंपस प्लेसमेंट अच्छा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि यही तो चीज़ पढ़ना होता है, यही तो आता है। ये सब सारे के लिए जो एक सिस्टम बनाया हूँ, ये बनाया हूँ मैंने आईएएस छोड़ के कि मुझे यही करना था जो अभी कर दिया। मुझे यही करना था कि भाई मुझे जो मार्केट में नहीं आता है। जैसे अगर कोई भी सीनियर आपसे मिले, पहले जैसे ऑफलाइन में क्या होता था कि मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा पाता था, क्योंकि टाइम ही नहीं है। 60-60 बैच है पूरा देश में, 60 ऐसे बैच होता था, 60 बैच में मुझे पढ़ाना था। तो उसके बाद क्या होगा, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ाने में मेरा टाइम निकल जाता था। फिर मैंने जब ऑनलाइन में आया तो यहाँ पे तो एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ा दो, फिर उसके बाद तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे को सारे मिल जाता है। यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाया एंड सारे सब्जेक्ट को ऐसे कर दिया कि दुनिया में कोई भी बच्चा जिसको जो सब्जेक्ट जितना डिफिकल्ट लगता है, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट खूब डिफिकल्ट लगता है, सबसे पहले मेरे से पढ़ लो, वो सबसे आसान लगेगा। ठीक है, खुश रहो।